Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Business Mathematics 2. Today we will do lecture number 26 about integral calculus and probability. Let's see what we did in last lecture. Last time we did an example for the topic approximating integrals, and then we covered section 19.4 about applications of integral calculus. तो पहला जो पार्ट है उसमें हमने एक एग्जांपल देखी थी 1/x² + 1 फंक्शन था, उसको हमने इंटीग्रेट करना था, जो कि हमने अप्रॉक्सीमेट किया 3 रूल से, रेक्टेंगल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन्स रूल से, ठीक है। और देखा कि वो तीनों के आंसर्स काफ़ी क्लोज थे और ऑफ कोर्स वो एग्जैक्ट वैल्यू के भी क्लोज होंगे। इसी तरह हमने सेक्शन 19.4 में एप्लीकेशंस देखी थी इंटीग्रल कैलकुलस की, जिसमें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस थी। हमने ब्लड मैनेजमेंट की एग्जांपल भी की थी, कंज्यूमर सरप्लस डिफाइन किया था। इस तरह 3-4 एग्जांपल्स की थी जहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल की जो है वो एप्लीकेशंस आती हैं कि आपने अपने गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट किया था ओवर अ गिवन इंटरवल टू गेट द आंसर, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहा था। तो उसमें हमने 4-5 एग्जांपल्स डिस्कस की थी। आज हम लास्ट सेक्शन है चैप्टर नंबर 19 का, विच इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी। दिस इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी, दैट इज सेक्शन 19.5, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को दोबारा रिविजिट करेंगे और इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। आपने पहले दो चैप्टर पढ़ रखे हैं इंटीग्रल कैलकुलस के, चैप्टर नंबर 13 एंड 14 आई गेस। आपने बिजनेस मैथ 1 में प्रोबेबिलिटी को पढ़ा था, तो उस प्रोबेबिलिटी में आपने इंटीग्रेशन यूज़ नहीं की थी कहीं पे भी, ठीक है, लेकिन आप प्रोबेबिलिटीज़ को सम करते थे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन भी इज़ अ काइंड ऑफ समेशन, ठीक है, कि आप सम अप करते हैं वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करके। तो प्रोबेबिलिटी में हम देखते हैं कि किस तरह से इंटीग्रेशन यूज़ की जा सकती है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ आपको प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि इट्स बीन अ वाइल कि आपने प्रोबेबिलिटी देखी होगी, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी वो ये थी अगर आपको याद हो तो आपने एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी कोई फंक्शन है, ठीक है, और x आपका कोई भी वेरिएबल है जो एज्यूम करता है स्मॉल x वैल्यू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है, और उसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कोई भी वैल्यू यूज़ करके। थ्योरम्स हैं, बाइनोमियल थ्योरम है, इस तरह की चीज़ें डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये आपको देता है प्रोबेबिलिटी of an event that x assumes a value of small x, ठीक है जी। तो अगर x इज अ रैंडम वेरिएबल, ये जो कैपिटल X है ये रैंडम वेरिएबल है, और आपको रैंडम वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब अगर आपने जो सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी हम प्रोबेबिलिटी की, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होती है m/n के, ठीक है, वेयर m इज़ फेवरेबल केसेस, जो किसी इवेंट को फेवर कर रहे हैं, फेवरेबल, और नीचे होता है टोटल, ठीक है। जैसे आप अगर कॉइन टॉस करें, ठीक है, इफ़ वी टॉस अ कॉइन, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो 2 हैं, देखें ना, हेड या टेल, यही आएगा ना, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, तो 2 ही तो केसेस हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है आपने, कि हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखिए टोटल केसेस तो 2 हैं, इन टोटल में से हेड को फेवर कितने कर रहे हैं, एक ही है ना जो हेड को फेवर कर रहा है, टेल तो हेड को फेवर नहीं कर रहा, तो 1, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई हेड की। इसी तरह अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना चाहें तो वो भी 1/2 ही है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस अभी भी 2 हैं और टेल को एक ही इवेंट है जो टेल को फेवर कर रहा है, तो ये 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। टोटल जो होता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है वो ऑलवेज 1, तो 1/2 हेड की है, 1/2 टेल की है, ये 1 आ गई, ठीक है।
इसी तरह अगर हम 2 कॉइन्स टॉस्ट कर लें, लेट्स से 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो अब आपकी जो आएगी टोटल जो सैम्पल स्पेस है जिसको हम कहते हैं ऑल पॉसिबिलिटीज जो है वो हेड आ सकती, दोनों पे हेड आ सकता है, एक पे पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए, ठीक है। तो ये सैम्पल स्पेस बन जाती है जिसको हम एस भी कहते हैं, ठीक है ना, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस वो होती है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल अकरेंसेज आउटकम्स, कि कितने पॉसिबल आउटकम हम सबको लिख दें, तो 4 है, तो n यहाँ पे 4 आ गया, टोटल नंबर ऑफ केसेस 4 बनते हैं। अब अगर आप प्रॉबिलिटी कहें कि लेट किसी इवेंट को A कह दें, लेट A बी द इवेंट दैट 1 हेड अकर्स, ठीक है, कि उन दो में से एक हेड आ जाए, ठीक है, देन जो प्रॉबिलिटी होगी A की, कि प्रॉबिलिटी ऑफ A निकालें अगर आप, तो वो क्या होगी, एक है। अब मुझे बताएं कितने हैं जो A को फेवर कर रहे हैं, ठीक है, इनमें से ये देखें, ये हेड टेल और टेल हेड, ये 2 हैं जो किसी एक पे भी हेड आ गया तो वो उसको फेवर करेगा, तो 2 जो है वो इवेंट A को फेवर कर रहे हैं और टोटल 4 हैं, तो प्रॉबिलिटी 1/2 आ गई। इसी तरह अगर मैं लेट करूं कि B बी द इवेंट, लेट बी 2 हेड्स कर लें, 2 हेड्स अकर, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B हम निकालें तो कितने हैं जो 2 हेड को, एक ही इवेंट है जो दोनों पे हेड आएगा, ठीक है, तो 1 आ गया और टोटल 4 है, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। इसी तरह आप चलते जाएं, सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लें, 1 हेड 2 हेड 0 हेड की, 1/4 1/4 और 2/4 आएगा, इनको सम करें, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये, और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो 2 चीज़ें आ रही हैं, एक तो ये है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की, A की किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, कोई भी इवेंट आप रखते हैं यहाँ पे, वो एक तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, नेगेटिव कभी भी नहीं होती। और दूसरा ये है कि अगर हम सम करें ऑल प्रोबेबिलिटीज़ को, ये सम की नोटेशन है ना, अगर हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ को सम कर दें तो दैट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है, 1 आ जाती है किसी भी इवेंट को। अब यहीं पे अगर मैं ये कह दूं कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल जो होता है वो फिर सारी की सारी वैल्यूज अस्यूम करता है। लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल represents number of heads if we toss 2 coins, ठीक है। लेट से वही एग्जांपल मैं करता हूं, देन x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 0 हेड आ सकता है दोनों पे, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकते हैं, बस ये 3 वैल्यूज आ गई रैंडम वेरिएबल्स की। तो जो मैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहा हूं ना, वो ये है कि अगर x 0 आए तो 0 हेड आने का मतलब 2 टेल्स आ जाए, 2 टेल्स आने की पॉसिबिलिटी एक ही है 4 में से। फिर प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू 1 का मतलब कि 1 हेड आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज 2 हैं, तो 2/4 आ गया। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 निकालूं, इसका मतलब है दोनों हेड आने की भी चांस एक ही है, तो 1/4। इनका सम बेसिकली कि किसी भी रैंडम वेरिएबल को सारी वैल्यूज़ को अगर ऐड करें तो जो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब ये है कि ये वाला सम आप करें कि p(x) इक्वल टू 0 प्लस p(x) इज इक्वल टू 1 प्लस p(x) इज इक्वल टू 2, इनको अगर आप सम करेंगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, तो दिस इज 4/4 विच इज 1, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कर दूं ना कि लेट y बी नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है, देन अब अगर मैं y को नंबर ऑफ टेल्स कह दूं तो उसकी भी वैल्यू 0 1 2 ही आएंगी, 0 टेल 1 टेल या 2 टेल्स, ठीक है। और इनकी भी प्रोबेबिलिटीज जो हैं, y इज इक्वल टू 0 जो है वो 1/4 होगी, y इज इक्वल टू 1 2/4 होगी, और y इज इक्वल टू 2 जो है वो भी 1/4 होगी। और अगर इन सब का सम कर लिया जाए प्रोबेबिलिटीज़ का तो ये भी 1 आएगा। तो ये नहीं है हर किस्म की प्रोबेबिलिटीज़ को सम नहीं करना आपने, ये नहीं है कि आप हेड्स की भी
हेड्स की भी प्रोबेबिलिटीज का सम ले लें, टेल्स की भी प्रोबेबिलिटी का सम ले लें, फिर 1 नहीं आएगा। किसी एक इवेंट को आप कहें कि इफ x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, तो फिर हेड्स की जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी ना उन सबको ऐड करें तो 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने टेल ले लिया तो टेल्स की जितनी पॉसिबिलिटी है उनका सम 1 आएगा, इस तरह से। तो ये मैंने रिकॉल इसलिए किया, एक तो सारी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव होती हैं, दूसरा सम उनका 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इस तरह आप अगर एक डाई रोल करें तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स है, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ठीक है। आपने डाई रोल किया ना, आपके 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6, क्योंकि टोटल 6 है, उनमें से एक 6 को एक रिप्रेजेंट करता है, तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आप 2 डाइज रोल करें और सम को क्या लें, लेट x बी द सम ऑफ ऑन द 2 फेसेस, तो सम क्या क्या हो सकता है? 1 तो हो नहीं सकता सम, क्योंकि कम से कम एक तो दोनों पे आएगा, तो सम 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 से लेकर 12 तक आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह हर एक की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं, उन सब को सम करें, आंसर 1 आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं, ये सारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कहलाते हैं। वो इसलिए कि देखें ये रैंडम वेरिएबल है ना, ये डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहा है, 0 1 2 3 4, इस तरह ये भी 0 1 2 3 इस तरह, ठीक है। और जब डाई रोल किया तो 1 2 3 4 5 6, जब हमने सम ऑन 2 डाइस लिया तो वो 2 से 12 तक आ गया। ये सारी डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, ठीक है। अब डिस्क्रीट वैल्यूज हैं तो आपने कंटिन्यूस की तरफ हम जा रहे हैं कि कंटिन्यूस वैल्यूज कब आएंगी, ठीक है। अगर कोई रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस है, फर्ज करें जैसे टाइम है, अगर मैं टाइम लूं तो टाइम डिस्क्रीट नहीं है, ये हर सेकंड को देखें, अगर 9 से लेकर 10 बजे तक का टाइम आप रिकॉर्ड करें तो क्या इसने जंपे मारी है 9 से 10 तक? नहीं। या 9 से 9:05 तक चला गया था? नहीं। या 9:01 तक उसने जंप लगा दी थी? नहीं। हर सेकंड को टच करके वो गया, और हर सेकंड के 10वें हिस्से को भी टच करके गया। मतलब एक सेकंड भी जब गुजरता है तो हम कोई जंप करके दूसरे सेकंड में नहीं चले जाते, हम हर सेकंड के हर हिस्से को टच करके जाते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूटी है कि हम कॉन्टिन्यूसली इंटरवल की हर वैल्यूज को टच करके जा रहे हैं, तो इसलिए डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं दी जा सकती इन चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। जैसे हाइट ऑफ सम पर्सन है, अगर एक बच्चा बड़ा हो रहा है तो आपका क्या ख्याल है, वो 2 फुट से 3 फुट तक डायरेक्ट तो नहीं चला गया होगा ना, या 2 फुट से 2 फुट और 1 इंच तक वो डायरेक्ट तो नहीं चला गया, वो इंच के 1000वें हिस्से को भी टच करके गया होगा हर टाइम पे, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उसका कद बढ़ रहा है, तो हर हिस्से को वो टच करके गया अपने मेजर के, तो इसका मतलब है ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल था, डिस्क्रीट नहीं। तो जब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं तो उसके लिए आप प्रोबेबिलिटी इस तरह से नहीं निकाल सकते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। बहुत ही रेयर चांस है कि x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी आए, वो तकरीबन 0 होती है प्रोबेबिलिटी। तो फिर हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी इंटरवल्स में डिफाइन करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी फलां बंदे की हाइट 6 फुट से 6 फुट 1 इंच तक हो, ठीक है। तो एक इंटरवल के दरमियान प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान में एवरेज जो हाइट है वो 5 फुट 8 इंच है, ठीक है। तो वो आप इस तरह से जो सा रैंडम वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज इंटीग्रल कैलकुलस इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अ मैथमेटिकल फंक्शन व्हिच डिटरमिन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। अब ये वहाँ पे हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा था, उसको जो फंक्शन प्रोबेबिलिटीज निकालता था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते थे। अब यहाँ पे अब जो उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कह रहे हैं हम, कंपेयर्ड विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच डिस्प्ले ईच आउटकम एंड इट्स प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी फंक्शंस कैन बी थॉट ऑफ एज द मैथमेटिक फंक्शंस यूज्ड टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसी चीज आप समझ सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी आपको दे देता था। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी नहीं देता। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के साथ कुछ करना पड़ता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, ठीक है। If x is a continuous random variable, ये देखें, if x is a continuous random variable, its density function f must satisfy 2 conditions, ठीक है। ये 2 कंडीशन है जो इसका डेंसिटी फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। पहली क्या कि fx पॉजिटिव होना चाहिए, ये वही है जो, क्योंकि ये है तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ना, तो ये पॉजिटिव तो होना चाहिए, इस कहीं पे भी नेगेटिव नहीं होगा, या 0 हो जाए या पॉजिटिव रहे फॉर ऑल x। और दूसरा क्या है, द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ f इक्वल्स 1, ये है वो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। ये जो हमने कंडीशन लगाई थी ना कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1, वो ये है कि आपकी जो एरिया अंडर द कर्व है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट कंडीशन प्रोहिबिट्स नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ
for any event, and the second guarantees that the events are mutually exclusive and connectively exhaustive. Mutually exclusive का मतलब ये है कि अगर दो distinct आपके जो events हैं, ठीक है, वो ओवरलैप नहीं हो रहे, ठीक है, इसी तरह उनको अगर सम किया जाए तो वो पूरी आपको सैम्पल स्पेस दे देते हैं, ठीक है, यही मतलब है ना एग्जॉस्टिव का। आपने दोनों डेफिनेशंस पढ़ी होंगी प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। The probability that a random variable x assumes a value in the interval between a and b, where a is less than b, equals the area under the density function between x is equal to a and x equal to b. Applying the definite integral, the probability that x will assume a value between a and b equals a to b fx dx, or probability from a to b fx dx. ये देखें, अब यहाँ पे इंटरवल्स में आप प्रॉबिलिटीज निकाल, यही बात मैंने पहले कही थी आपको कि इसमें आप इंटरवल्स में निकालते हैं प्रॉबिलिटी, आपको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में किसी पॉइंट पे प्रॉबिलिटी नहीं मिलती, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिकॉल करता हूँ कि हमने जो कहा, ये देखें, सबसे पहले तो हमने कहा कि एफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो ये एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, ठीक है, ये आपका PDF है। दूसरा वो ये कह रहा है कि अगर ये पूरा इस इंटरवल से इस इंटरवल तक डिफाइन है ना, ठीक है ना, जो भी इसका इंटरवल था, ठीक है, उस पे ये एरिया 1 है सारे का सारा, ठीक है, ये जो एरिया है ये 1 है, एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज 1, जिस पे भी वो डिफाइन है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अगर आप किसी इंटरवल के दरमियान प्रॉपर्टी निकालना चाह रहे हैं, ये आपको फंक्शन गिवन था और ये डिफाइन बेशक वो इधर हो, लेकिन अगर आपके पास एक इंटरवल है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका रैंडम वेरिएबल x है दैट लाइज बिटवीन a एंड b, ये प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। तो कह रहा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये बेसिकली इसी PDF के अंदर जो एरिया है ना बिटवीन a एंड b, ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये जो एरिया है, ठीक है, शेडेड एरिया, ये आपके पास है a टू b fx dx। यही होता है ना अगर हम इंटीग्रल कैलकुलस यूज करें तो, कि fx को अगर इंटीग्रेट करें a से b तो वो ये एरिया दे देता है, ठीक है। अब यही एरिया जो है ये देता है आपको प्रोबेबिलिटी दैट योर रैंडम वेरिएबल x लाइज बिटवीन a एंड b, तो ये इंटरवल के अंदर एरिया आ गया। अब इसको मद्देनजर रखते हुए अगर मैं कहूं कि x इज इक्वल टू किसी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालें किसी c के ऊपर, लेट्स से ये आपका c था, तो c पे प्रोबेबिलिटी निकालें, तो अगर मैं c के ऊपर एरिया देखूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एरिया हमेशा 0 होगा। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में किसी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। वो इसलिए कि अगर थ्योरेटिकली भी देखें, एक तो इंटीग्रल वाइज ये तो 0 हो गया क्योंकि इंटरवल बने ही नहीं, c से c तक तो वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, ये हो गया कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। लेकिन अगर इसको थ्योरेटिकली भी आप देखें कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, आप इधर से लेकर ये जो इंटरवल डिफाइन था आपका यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिट मैनी वैल्यूज है, इन्फिनिट मैनी वैल्यूज, ठीक है। तो अगर आप किसी एक पॉइंट की बात करते हैं तो इसको कितने पॉइंट फेवर कर रहे हैं, एक पॉइंट फेवर कर रहा है, और आप डिवाइड कर रहे हैं इन्फिनिटी से कि टोटल नंबर ऑफ केसेस इन्फिनिटी हैं, तो ये 0 आना चाहिए ना, किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दे 0 आएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि आपके पास इन्फिनिट मैनी वैल्यूज है, लेट्स से आप कहें कि हाइट्स, दुनिया में हाइट लोगों की जो है ना एवरेज हाइट लाई करती है जी 5 फुट से 7 फुट के दरमियान, ठीक है। अब अगर आप कहें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम ये सैंपल उठाएं यहाँ से, उनकी जो एवरेज जो हाइट है वो आ जाए 5 फुट एग्जैक्टली, तो अब मसला ये है कि इसके कितने चांस होंगे, आपको हज़ारों में से ना कोई शायद चंद आदमी ऐसे मिलें जिनकी हाइट एग्जैक्ट 5 फुट थी, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ज़रा सी ऊपर नीचे ज़रूर होगी 5 फुट से, एग्जैक्ट 5 फुट हाइट बहुत मुश्किल है कि आपको मिले। तो इसलिए कंपेयर अगर पूरी पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो वो चंद आदमियों की तो हैसियत ही कोई नहीं है, तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी कि यार चांसेस ही नहीं है, पूरी दुनिया में घूम घूम के देख लिया, एक हाइट फिक्स हाइट का बंदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी, अगर मिल भी जाते हैं आपको कुछ लोग तो वो पूरी पॉपुलेशन से कंपैरेटिवली तो बिल्कुल इतना छोटा नंबर है कि जब उसको आप डिवाइड करेंगे पूरी पॉपुलेशन के तो 0.00000 पता नहीं कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, तो दैट इज ऑलमोस्ट 0, ठीक है। इसलिए किसी पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी जो होती है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में वो 0 होती है, ठीक है। तो हम इंटरवल्स में प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हाइट 5 फुट से 5.5 फुट तक आ जाए, उसकी कुछ ना कुछ आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, या 5 से 6 फुट, जितना इंटरवल बड़ा करते जाएंगे प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। 1 से ज़्यादा फिर भी नहीं होगी क्योंकि टोटल एरिया 1 है आपका, देखें ना, टोटल एरिया 1 है,
तो इसका कोई बीच में से पोर्शन उठाएंगे आप तो वो 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। उस पूरी एरिया में से छोटा सा एरिया आप निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली वो 1 से छोटा होगा। तो ये जो फार्मूला है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में, ये आपका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, कि किसी दो पॉइंट्स के दौरान प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पीडीएफ फंक्शन आपको गिवन होता है, उसको इंटीग्रेट कर दें ए से बी तक, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। आगे मैं इसका पीडीएफ भी लिखूंगा, ठीक है। ये कंटिन्यूस जो रैंडम वेरिएबल है ना, उनकी कुछ एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम पीडीएफ की शेप बनाए ना तो ये बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इस तरह इस तरह, ठीक है। तो ये आ गया, ये इसका जो मीन होता है ना, ये जो हाइट है, पीक पॉइंट है जो, ये आपका म्यू पे आता है, इसको मीन भी कहते हैं। और जो स्प्रेड है ना, जो स्प्रेड है, टोटल स्प्रेड नहीं, इसको स्प्रेड जो है ये सिग्मा से आती है, इसकी स्प्रेड जो है ये रिलेटेड है आपकी सिग्मा से, ठीक है। तो म्यू और सिग्मा दो इसमें वेरिएबल्स हैं, म्यू एंड सिग्मा, ये दो इसके पैरामीटर्स हैं। अगर आपको म्यू और सिग्मा दे दिया जाए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका कंप्लीटली डिटरमिन हो जाता है, ठीक है। जिसमें म्यू को हम मीन कहते हैं, ये मीन ऑफ दिस फंक्शन, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कह सकते हैं आप। सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ी होंगी स्टैटिस्टिक्स में, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको दो चीज़ें दी जाती हैं तो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी फंक्शन होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब ये देखें, ये -∞ से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका एरिया लेना तो ये 1 आता है। ये सारा एरिया जो है ना ये 1 है, ठीक है। एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज आल्सो 1, क्योंकि ये एक पीडीएफ है, ठीक है। ये एफएक्स है, ये पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। वो आता कहाँ से है ये देखते हैं। टेक्निकली इफ वी वांटेड टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल एक्स, अगर ये जो किसी भी रैंडम वेरिएबल एक्स का पीडीएफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हो तो हम उसको कहते हैं एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और लिखते इस तरह है, एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अगर सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसका स्क्वायर वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम पढ़ते हैं एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with mean mu and standard deviation sigma, with mean equal to mu and variance equal to sigma square। आप वेरिएंस कह लें या स्टैंडर्ड डेविएशन कह लें, एक ही बात है, क्योंकि वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ये इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। तो कोई भी रैंडम वेरिएबल x जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अस्यूम करता है उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल कहते हैं, या इसको नॉर्मल वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। Having a mean mu and standard deviation sigma, having a mean mu and standard deviation sigma, ठीक है, will assume a value between x equal to a and b where a is less than b। of course छोटी वैल्यू होती है लेफ्ट पे। We could determine the probability by integrating the by integration of the density function or this one। ये density function है उसका, ये जो fx हमने यहाँ पे लिखा ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका जो है वो ये है 1/√2 पाई सिग्मा e to the minus x minus mu square by sigma square, ठीक है। ये 1/2 भी है 2 सिग्मा स्क्वायर। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वेयर x goes from -∞ to +∞, ठीक है। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन होता है, ये गिवन होता है आपको, ये अंडरस्टूड है, ये पता है। इसमें ये नहीं करना कि ये आया कहाँ से है, ये लोगों ने निकाले हुए डेंसिटी फंक्शंस, ठीक है। तो आपको सब डेंसिटी फंक्शन गिवन होगा, या आप इसको याद कर लें 1/√2 पाई सिग्मा, ठीक है, और e to the minus x minus mu। तो ये म्यू और सिग्मा, ये देखिए ये दोनों गिवन हो तो इसमें हर चीज़ नोन है। x तो वेरिएबल है, उसने तो वहाँ पे रहना ही रहना, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट जो है वो पाई के ऊपर भी है, पाई तक स्क्वायर रूट है ये, और सिग्मा स्क्वायर रूट से बाहर है, ठीक है।
तो अगर इस पीडीएफ को मैं इंटीग्रेट कर दूं ए से बी तक तो ये मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी दे देगा। अब देखें, अगर आप याद करें तो ये तो स्क्वायर आ रहा है एक्स का, ये देखें ये तो एक्स का स्क्वायर आ रहा है, इधर एक्स स्क्वायर है ना, अगर म्यू 0 भी हो, सिग्मा 1 हो, एक्स स्क्वायर है। अब देखें ये स्क्वायर आने की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। इंटीग्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर आप देखें ना, जो मैंने सिम्पसन्स रूल वगैरह आपको जब पढ़ाए थे 2 लेक्चर्स पहले, जो हमने रेक्टेंगल ट्रापेजॉइडल सिम्पसन्स रूल किए थे, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि ई टू द एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होता, ठीक है। तो उसमें हमें चाहिए कोई रूल्स, कोई अप्रॉक्सीमेशन चाहिए, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ये भी वही है, ई टू द एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही है ये भी, ई टू द एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते, तो कैसे निकालें वैल्यूज। तो लोगों ने क्या किया है, जो बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियन थे, उनको हमें सलाम पेश करना चाहिए कि उन लोगों ने टेबल्स बना दिए अप्रॉक्सीमेट कर करके ना, इंटीग्रेशन को अप्रॉक्सीमेट किया, इनको हर वैल्यू, हर 2 वैल्यूज के दरमियान अप्रॉक्सीमेट करके उन्होंने एक टेबल बना दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि आपकी बुक के एंड पे, अगर आप टेबल्स देखें, आपकी बुक के एंड पे ये टेबल नंबर 14.25 है, ये आपकी बुक में टेबल नंबर, ठीक है। वैसे भी अगर आप प्रिंटेड टेबल भी मिल जाते हैं, आप इंटरनेट पे बैठे गूगल पे लिख दें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल लिख दें, आपको टेबल मिल जाएगा, उस पे प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं, तो हम वहां से निकाल लेते हैं। वो कह रहा है कि द इक्विवेलेंट कन्वर्जन टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ टेबल सच एज टेबल 14.25 एलिमिनेट एनी नीड टू परफॉर्म what appears to be a cumbersome integration, कि आपकी नामुमकिन सी ये इंटीग्रेशन है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो टेबल्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल वो होता है, या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मल होगा, लेकिन उसका मीन 0 और वेरिएंस 1 होगा। ये फिक्स कर देते हैं, म्यू को 0 और वेरिएंस को 1, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, तो इसको जी कहते हैं, हम एक्स नहीं कहते, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को जी कहते हैं, ठीक है। इसका अब अगर इसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिखूं तो क्या आएगा, वेरिएंस 1 हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई आ गया, सिर्फ वेरिएंस तो 1 हो गया, और ई टू द म्यू 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 सिग्मा भी 1 हो गया, तो ये बन गया ई टू द एक्स स्क्वायर बाई 2। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। एफ ऑफ एक्स उसका ये आता है, या फिर एफ ऑफ जी लिख दें आप एक्स की जगह, ठीक है। अगर हम जी कह रहे हैं इसको, तो आप जी लिख दें, ठीक है। तो हमें अगर कुछ गिवन हो, देखें अगर हमें अगर x गिवन है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि x माइनस म्यू बाई सिग्मा को z कह लेते हैं। ये है असल में ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम वो जो मीन गिवन होता है वो माइनस करते हैं, सिग्मा पे डिवाइड करते हैं, उसको z कह देते हैं, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये x को z बना देती है, x को ट्रांसफॉर्म कर देती है z में, ठीक है। तो नया जो वेरिएबल है वो z आ जाता है, जिसका मीन 0 और वेरिएंस 1 होता है ऑलवेज, ठीक है। मीन 0 और वेरिएंस 1 हो जाता है। इसके टेबल गिवन है आपको, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के टेबल देखें ना, जो हमने मेंशन भी किया, तो उसमें z की वैल्यूज़ दी होती हैं, ये z की वैल्यूज़ 0.0 से शुरू होता है काम, 0.1 चलते जाते हैं और 3 पॉइंट समथिंग तक जाता है ये, और यहाँ पे 0.01 0.02। तो अगर आपने 1.25 देखना है ना, तो ये जो पहला 1.2 है, ये 1.2 इधर से देख लेंगे आप, 1.2 इधर से रो, और ये जो 5 है ना, ये 0.05 है, तो 0.05 आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये 0.05 है, इसको ये जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करे ना, ये आपको उसकी प्रोबेबिलिटी दे देगा, ठीक है। ये वो प्रोबेबिलिटी दे देगा, प्रोबेबिलिटी देगा 0 से इस पॉइंट तक। अगर आप ये जो है ये आपको प्रोबेबिलिटी देगा, प्रोबेबिलिटी दैट z लाइज बिटवीन 0 एंड 1.25, 0 से उस पॉइंट तक आपको प्रोबेबिलिटी दे देगा ये टेबल, ठीक है। अच्छा, उस टेबल के ऊपर आपने ये देखना है कि शेडेड एरिया भी गिवन होता है, कि ये नॉर्मल वेरिएबल है,
तो इसका मीन 0 है ना, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है ना 0 से z और ये शेडेड एरिया है, तो फिर ये प्रोबेबिलिटी 0, कोई भी z अगर आप पिक करेंगे ना इस टेबल से, तो आपको 0 से उस पॉइंट तक की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम टेबल यूज करके तो देख सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। हमें गिवन तो था x, ठीक है, हमने z में कन्वर्ट कर दिया उसको। अब जब z में चला गया तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x लाइज बिटवीन x1 एंड x2। ये क्वेश्चन था, फर्ज करें ये क्वेश्चन था कि ये निकालें। अब इसके तो टेबल है नहीं, x जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अब इसके टेबल तो गिवन नहीं है हमें, तो हम क्या करते हैं कि हम x माइनस म्यू बाई सिग्मा, म्यू और सिग्मा गिवन होंगे आपको, वो लिखें और इसको z कर दें। ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों वैल्यूज थी ना x1 और x2, इनको कन्वर्ट कर देंगे। जब मैं x1 की जगह x1 रखूंगा और म्यू और सिग्मा पे डिवाइड करूंगा, तो जो वैल्यू आएगी उसको z1 कह दें, जो भी वैल्यू आएगी। इसी तरह x2 जब रखें माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो इसको z2 कह दें, जो भी वैल्यू आएगी। तो फिर ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस देन x2, ये इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ z1 लेस देन z2, यानी कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में चले गए। अब दो वैल्यूज के दरमियान प्रोबेबिलिटी है ना, ठीक है, तो ये z है, ये z है, तो z की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। अब आप z1 और z2 तलाश कर लें। अगर तो z1 यहाँ पे है और z2 यहाँ पे है, तो आपका टेबल 0 से z1 तक वैल्यू देगा और 0 से z2 तक वैल्यू देगा। ठीक है, तो अगर तो ये एक ही साइड पे हैं दोनों, तो आप क्या कर सकते हैं कि 0 से z2 वाली जो वैल्यू आएगी टेबल पे z2 पढ़ें, उसमें से 0 से z1 वाली माइनस कर दें। ठीक है, अगर इस पूरी प्रोबेबिलिटी में से ये माइनस कर दें तो ये यही बचेगी ना पीछे। ठीक है ना, तो ये आ जाए। इसको कई दफ़ा लोग एरिया भी लिखते हैं, एरिया एट z2 माइनस एरिया अंडर z1। ठीक है, कि z2 तक जो एरिया है और z1 तक जो एरिया है उसको माइनस कर दें। ये उस वक्त होगा इफ बोथ z1 एंड z2 लाई ऑन द राइट साइड। ठीक है, अगर ये दोनों ही राइट साइड पे हैं तो फिर इस तरह होगा z2 माइनस a z1 हो जाएगा। और अगर दूसरी तरफ लाई करें दोनों, अगर ये इस तरफ लाई करें z1 और z1 इधर है, z2 इधर है, फिर देखें आपको दोबारा z1 का एरिया जो है ना ये नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है। याद रखें, जितनी प्रोबेबिलिटी उसकी 0 से माइनस z1 तक है ना, उतनी ही प्लस z1 तक होती है। तो टेबल सिर्फ आपको पॉजिटिव वैल्यूज देगा, तो आप पॉजिटिव निकाल लें। तो फिर ये जो एरिया है ये निकलेगा एरिया एट z1 माइनस एरिया एट z2। ठीक है, और इनको माइनस हटा के जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो इस तरह से आ जाएगा कि अब az1 बड़ी वैल्यू है ये और az2 छोटी है, उसमें से ये माइनस कर लें। ठीक है, अब इसमें से माइनस आपने हटा के करना है कि आपने माइनस को हटा लिया। इसी तरह अगर अपोजिट साइड्स पे हैं दोनों, अगर एक z1 इधर है z2 इधर है, तो आप z1 पे वैल्यू लें और z2 पे वैल्यू लें, दोनों को ऐड कर लें। एक वैल्यू ये एक वैल्यू ये, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ये एरिया निकाल। तो इसमें ये होगा कि आपने z1 पे जो एरिया लिया और z2 पे जो एरिया लिया वो ऐड कर दिया। तो अगर अपोजिट साइड पे तो ऐड कर दें, एक साइड पे तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, इस तरह से एरियाज निकल आते हैं आपके उस टेबल से। तो आप टेबल देख के ये एरियाज निकालने की कोशिश करें, देखें आपके पास किस तरह से आता है। ये जो टेबल हमने लिखा था वो टेबल गिवन है, टेबल नंबर 14.26 ऑन पेज 646 ऑफ योर बुक बर्निक। जो बर्निक की जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें ये पेज, ये वाला पेज है जिस पे ये टेबल दिया हुआ है। अब और ये आपने किया भी होगा ज़रा, चैप्टर 14 में ये आपने किया है। तो उस वक्त आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था कि बेसिकली ये इंटीग्रेशंस हैं। ये जो सारे के सारे एरियाज दिए हुए हैं ना टेबल में, फ़र्ज़ करें मैं उस टेबल से एक प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी दी हुई है बिटवीन 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1। लेट्स से ये देख लूं, तो 1 पे जो है वो 1 को 0 के नीचे आप देखें तो 0.3413 आ रही है, 3413।
ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए टेबल से हमने कितने आसान से निकाल लिया, हालांकि ये जो प्रोबेबिलिटी थी वो ये थी 0 से 1 तक 1/√2 पाई e टू द -x² को इंटीग्रेट करना था हमने। बेसिकली ये काम करना था हमने, ये सारा काम करके तो किसी ने सिम्पसन रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, जो भी अप्रॉक्सीमेशन के रूल्स है ना वो लगा के लोगों ने, ये आज से सदियों पहले की बात है, उस वक्त लोगों ने ये इतनी मेहनत करके आपको ये एक प्रोबेबिलिटी निकाल के दी। और इस टेबल पे देखें कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ उन्होंने ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करके, अप्रॉक्सीमेशंस परफॉर्म करके निकाली हैं। हम सिम्पसन्स रूल में n=4 लेके कितने तंग हुए थे कि किस तरह से ये निकाला जाए। तो यहाँ पे देखें लोगों ने कितने कितने बड़े टेबल क्रिएट किए हुए हैं इंटीग्रेशन निकाल के, ठीक है। तो ये आपका सिलसिला। अब ये मैंने देखा कैसे था कि आपने लेफ्ट से 1.0 निकाला और ऊपर से 0.0, ये जो थी ना ये 0.3413 थी, ठीक है, इस तरह से। तो आपने डेफिनेटली ये पढ़ा हुआ है, लेकिन उस वक्त आपको ये नहीं बताया था कि ये असल में प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी ये है जो लोगों ने इंटीग्रेशन परफॉर्म करके आपको टेबल दे दिया, ठीक है। तो ये आपका बैकग्राउंड था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसको कैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं और फिर किस तरह से टेबल देख के एरियाज निकालते हैं, ठीक है। इसी को कंटिन्यू रखते हैं और हम कुछ और पीडीएफ्स भी डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल है, कंसीडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्स। अब ये गिवन होता है, अब इसमें ये नहीं है कि यह कहाँ से आएगा। ये जब भी आपको कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का क्वेश्चन पूछा जाए तो डेंसिटी फंक्शन गिवन होता है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कोई डेंसिटी फंक्शन गिवन है, कह रहा है डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल अस्यूम अ वैल्यू बिटवीन 2 and 5। तो अब देखें इसका सोल्यूशन क्या होगा। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल अस्यूम द वैल्यू बिटवीन 2 and 5। तो अगर हम सिंपल सा वो फार्मूला लगाएं तो क्या था कि 2 से 5 तक इंटीग्रेट कर दें अपने पीडीएफ को, यही था ना। तो अब हमारा पीडीएफ क्या है 2 + x/30, तो हम 2/x + 30 को इंटीग्रेट कर देंगे। तो 1/30 तो बाहर चला गया, कांस्टेंट है। 2 का इंटीग्रल 2x है और x का इंटीग्रल x²/2 है, और ये हमने अभी भी 2 से 5 तक वैल्यू भी रखनी है। तो अगर आप 5 रिप्लेस करें तो आएगा 10 + 25/2 -4 -4/2, ये आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आया 1/30, 10 - 4 हो गया 6 + 21/2 है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें 10 - 4 is 6, 25 - 4 is 21/2, so 6 2s are 12, 12 + 21 is 33, so 33/60 आ गया आपके पास। तो ये आंसर आ गया आपके पास 33/60। तो द प्रोबेबिलिटी दैट x विल अस्यूम अ वैल्यू बिटवीन 2 and 5 इज 33/60। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो आप यही बता सकते हैं कि यार हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो किस इंटरवल में आ जाएगा। 2 से 5 तक आने की ये प्रॉबिलिटी है, 3 से 4 तक भी निकाल सकते हैं, 0 से 6 तक भी निकाल सकते हैं, जैसे भी आप करें, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉबिलिटी आ जाएगी। इसमें देखें जो आपके पास रैंडम वेरिएबल था वो क्या था, देखें fx जो है वो है 2 + x/30। तो ये 2/30 इज 1/15 + 1x/30। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, उसकी स्लोप 1/30 है, और ये 1/15 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1/15 है, और इसकी काफ़ी कम सी स्लोप है, ये 1/30। तो ये है आपका पीडीएफ fx, ठीक है। और वैल्यू है 0 से 6 तक, ठीक है, 0 से 6 तक ये वैल्यूज आपको दी हुई है। तो ये टोटल एरिया 1 है। इसके दरमियान हमसे जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो ये था कि 1 2 3 4 5, तो ये था कि बिटवीन 2 and 5 क्या आंसर है। तो हमने ये निकाल दिया आपको, ये 2 ये 5, ठीक है। ये आपने अभी एरिया निकाला जो था 33/60, ठीक है, विच इज़ द प्रोबेबिलिटी अंडर एनी पीडीएफ, ठीक है जी। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। A 3-hour examination is given to all prospective sales people of a national retail chain.
The time x in hours required to complete the examination has been found to be a random variable with a density function this. अब अगेन देखें, अब ये 3 आवर एग्जामिनेशन में बैठे हुए हम, ठीक है। अब वो कह रहा है कि x जो है वो रैंडम वेरिएबल इन आवर्स है कि आप कितनी देर में अपना एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे। द टाइम x इन आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन हैज़ टू बी फाइंड। तो ये 0 से 3 के दरमियान ही होगा ना, क्योंकि 3 आवर एग्जाम है, उससे ज़्यादा तो आप ले ही नहीं सकते। या तो आप इसी तरह ही खाली पेपर दे जाएं 0 मिनट में, या हो सकता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है आप 1 घंटे में पेपर कर लें, 2 घंटे में कर लें, या ये भी हो सकता है कि आप तसल्ली से पेपर कर रहे हैं, आप पूरे 3 घंटे लगा लें। तो 0 से 3 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है x की, ठीक है। और ये डेंसिटी फंक्शन विच इज़ गिवन टू अस, ठीक है। Determine the probability that someone will complete the test in 1 hour or less. 1 hour or less. 1 hour में नहीं इसने कहा, 1 hour or less. तो इसका क्या मतलब हुआ, जो आपका सोल्यूशन है, प्रोबेबिलिटी उसने ये पूछी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि someone will take less than 1 hour, ठीक है। और ये 0 से नीचे तो जा नहीं सकता, तो 0 से 1 आवर के दरमियान ही आएगा। तो इसका मतलब है आप 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दें अपने गिवन डेंसिटी फंक्शन को। तो गिवन डेंसिटी फंक्शन क्या है आपका, 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x बाई 36। तो 1 over 36 तो बाहर ही ले जाएं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x आ गया, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x 1/36 को मैं बाहर ले गया हूँ। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो ये आएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 10x स्क्वायर बाई 2, ये आ गया 0 to 1। अब अगर आप 1 डालें इसमें तो आपके पास आएगा माइनस 1/3 प्लस 10/2 विच इज़ 5, और 0 से सब कुछ 0 ही हो गया। तो ये आ गया 5 से 15 माइनस 1 14, 14/3 ये आ जाएगा। तो 1/36 और 14/3, तो ये 2 7s और 2 18, ये आ गया आपके पास 7/54, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इसको अगर आप देखें तो जो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन था पैराबोलिक टाइप का, ठीक है। तो ये इस तरह का फंक्शन है कोई, ठीक है। ये है आपका f(x) माइनस एक्स स्क्वायर, और हमने इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी निकाली 0 से 1 तक, ठीक है। 0 से 3 तक गिवन था, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपकी 7/54 है वो ये आई, ठीक है जी। तो इस तरह से आप किसी भी PDF गिवन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें कई दफ़ा ये भी होता है कि आपको इस तरह की भी एग्जांपल आ सकती है कि आप प्रूव करें कि समथिंग इज़ अ PDF, प्रूव दैट अ गिवन फंक्शन f(x) इज़ अ PDF। क्या मतलब कि ये कोई आम फंक्शन नहीं है, ये एक PDF है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इससे आपने क्या करना है, सो वी हैव 2 थिंग्स टू प्रूव, ठीक है। वी नीड टू चेक 2 थिंग्स। वन इज कि क्या आपका फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x, ठीक है। और सेकंड ये है कि क्या आप अगर इंटीग्रेट कर दें उसको अपने गिवन इंटरवल पे या पूरी रेंज के ऊपर अगर इंटीग्रेट कर दें तो क्या ये 1 आता है कि नहीं, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं। तो जैसा कि हमारे पीछे एग्जांपल थी अभी कि एक इन प्रीवियस एग्जांपल आपके पास f(x) था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x ओवर 36। ये आपके पास PDF था और x की वैल्यू दी थी 0 से 3 तक, यही थी ना। ये देखिए पिछली एग्जांपल में x 0 से 3 तक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x बाई 36, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये PDF है। क्वेश्चन ये है कि हमने प्रूव करना है PDF। तो पहली चीज़ ये है कि क्या ये पॉजिटिव है कि नहीं इस पूरी रेंज में। अब देखिए ऊपर से अगर मैं इसको माइनस एक्स कॉमन ले लूँ तो अंदर आता है x माइनस 10, यही है ना, बाई 36।
अब देखिए ये जो x माइनस 10 है ये ऑलवेज नेगेटिव है, ये देखें, क्योंकि x सिंस x इज लेस देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब है कि x माइनस 10 इज ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, क्योंकि x ने 3 से तो ऊपर जाना ही नहीं, तो 0 से 3 तक इसकी कोई भी वैल्यू दे दें आप, उसमें से 10 माइनस करने से ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव, ये भी बाहर भी नेगेटिव है, ठीक है, ये भी नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 10 पे ये 0 हो सकता है, लेकिन हम लिख फॉर ऑल x, x की कोई भी वैल्यू लें बिटवीन 0 एंड 3 तो आपका ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सेकंड ये है कि आपने अपनी रेंज पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो नहीं करना आप, क्योंकि 0 से 3 तक गिवन है हमें, तो 0 से 3 तक इसकी इंटीग्रेशन 1 होनी चाहिए, ये आपने चेक करनी है। तो अगर आप 0 से 3 तक इसको इंटीग्रेट करें जो कि बाई 36 है, ठीक है, तो अगेन हम 1 बाई 36 बाहर निकाल सकते हैं 0 से 3 तक, और माइनस इधर ही इंटीग्रेट कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 आ गया, और 10x का 10x स्क्वायर बाई 2 आ गया, 0 से 3 तक। अब अगर आप 3 पुट कर दें तो माइनस 27 बाई 3 आ गया, और प्लस 5 टाइम्स 9 तो ये 45 आ गया, ठीक है। तो ये 3 9 27, 45 माइनस 9 इज 36, तो देखें 36 टाइम 36 इज 1, ठीक है। हेंस the given function is a PDF, ठीक है। मैं ये ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी निकालने से पहले प्रूफ करना कि ये PDF है कि नहीं है, ठीक है। हमने एक एग्जांपल पिक कर ली कि देखिए ये गिवन PDF था, उधर उस पर तो गिवन था ये PDF है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी निकाल ली। लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये फंक्शन गिवन है, प्रूफ करें कि ये PDF है, तो फिर आपको ये दो चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी कि एक ये कंफर्म कर लें कि वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा ये कि अगर जो इंटरवल गिवन है उस पर अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये भी होता है कई दफ़ा कि आपका PDF में कोई कांस्टेंट गिवन होता है, फ़र्ज़ करें कि कोई कांस्टेंट टाइम्स कोई चीज़ गिवन है, ठीक है, और कुछ चीज़ गिवन है, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड k सो दैट fx इज अ PDF, ठीक है, बिकम्स अ PDF। आप k निकालें जो इसको PDF बना दे, क्योंकि k तो पता ही नहीं है, तो k की वैल्यू क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये PDF है या नहीं है हमें नहीं पता, तो वो कह रहा है k की वैल्यू निकालें सो दैट दिस बिकम्स अ PDF। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपको fx गिवन है k टाइम्स 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, और ये है 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3। तो ये आपको एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, और वो कह रहा है कि फाइंड k सो दैट fx becomes a PDF, ठीक है। ये आपने करना है। तो सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्या ये पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो fx पॉजिटिव है कि नहीं, पहले ये क्वेश्चन है, इसको लेटर कीप इट फॉर लेटर, बाद में हम देख लेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। जो कांस्टेंट निकालना है ना वो आपके दूसरे कंडीशन से आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका इंटीग्रल जो 1 से 3 तक जो है fx का वो 1 होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 1, ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये 1 होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये लेफ्ट साइड क्या है, ठीक है। लेफ्ट साइड जो है ये है 1 2 3 k टाइम्स 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1। आंसर हमें ऑलरेडी पता है, तो k बाहर चला गया। अब इसकी इंटीग्रेशन करें तो ये आएगा 4x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x, ये आ गया 1 से 3 तक, एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें लेफ्ट साइड को, अब अगर इसको लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा k टाइम्स, पहले 3 पुट करें, पहले तो ये कैंसिल भी कर सकते हैं आप इसे, 2 टाइम्स 2 4, ठीक है। तो 2 टाइम्स 9 माइनस 27 बाई 3 माइनस 9,
ये आ गया 3 के ऊपर, और फिर 1 के ऊपर क्या आया, देखिए 3 पे क्या आया, 2 टाइम्स 9 18 माइनस 27/3 माइनस 9। 1 पे ये आएगा 2 माइनस 1/3 माइनस 3, 2 माइनस 1/3 माइनस 3। ये चीज़ इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अब ये अंदर आप सॉल्व कर लें, ये अभी 9 है तो 18 माइनस 18 तो 0 हो गया, और ये कितना आया, -1 ठीक है, -1 आया, तो ये -4/3 आ गया, तो +4/3, ठीक है, इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है 4/3 k इक्वल टू 1 है। यहाँ से k क्या आ गया, 3/4, k 3/4 आ गया। देयरफॉर आपका जो fx है ये आपका आया 3/4, k की वैल्यू हमने निकाल ली, 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये आ गया। अब आप इसको पॉजिटिव भी प्रूव कर सकते हैं। नाउ 1 की तरफ जाते हैं, क्या ये पॉजिटिव है कि नहीं। अब देखिए fx को आप ऐसा लिख सकते हैं 3/4, और इसके अंदर वो कर लें, फैक्टराइज कर लें इसको, अगर कर सकते हैं आप तो फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस 1 और x माइनस 3, ये आ गया। ठीक है, तो एक माइनस जो हमने कॉमन लिया था, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि एक को x माइनस 1 लिख लें, एक को 3 माइनस x लिख लें। अब ये ठीक है, अब निकालें ना, 3x प्लस x इज 4x, x टाइम्स माइनस x इज माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3, ठीक है, ये फैक्टर बने। अब देखिए हमारा जो इंटरवल था वो था 1 से लेकर 3 तक, कि x 1 से 3 तक है। अब देखिए x हमेशा 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x हमेशा 3 से छोटा है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, और बाहर भी पॉजिटिव है। सो क्लियरली fx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिटवीन 1 and 3। फॉर ऑल x बिटवीन 1 and 3 आपका ये पॉजिटिव है, हेंस दिस इज अ PDF। ठीक है जी, हेंस fx 3/4 जो हमने वैल्यू निकाली है ये एक PDF बन गया। इज a PDF, ठीक है, तो ये PDF बन गया। अब अगर आप PDF से अब कोई प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, पहले नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हमें K नहीं पता था। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड probability that x assumes a value less than 2, then we will proceed as, अगर आपने कोई प्रॉब्लम ले लिया मैंने कि लेट्स से x की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। लेकिन अब ये 1 से तो नीचे नहीं जा सकती क्योंकि हमारा इंटरवल ही 1 से नीचे नहीं जा सकता, तो ये 1 से 2 तक, हालांकि 1 का हमने जिक्र नहीं किया लेकिन 2 से नीचे जाना है, लेकिन PDF है ही 1 तक, तो 1 से बाहर तो हम जा नहीं सकते, तो ये 1 से 2 तक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और ये इक्वल हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इक्वल अरेज भी कर दूं, ठीक है, तो ये इक्वल ना भी मैं डालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी में इक्वल हो या ना हो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ये 1 से 2 तक ही जाएगी। और fx क्या आएगा, 3/4 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3dx, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, 3/4 बाहर चला गया, ठीक है, 4x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x, 1 से 2 कर लें। अब जो भी इसका आंसर आता है आप निकाल लें, 2 रिप्लेस करें, फिर 1 रिप्लेस करें, जो भी आपके पास वैल्यू आए आप उसको फाइंड आउट कर लें, ठीक है, कि क्या वैल्यू आती। ठीक है जी, तो ये था हमारा जो है टॉपिक अबाउट प्रोबेबिलिटी, हाउ कैन वी यूज इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी से पहले भी पढ़ी, लास्ट कोर्स में आपने
जिसमें आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस भी पढ़े, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल था वो, लेकिन आपने इंटीग्रेशन नहीं परफॉर्म की थी वहाँ पे, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन आती नहीं थी, तो क्या करें, और ना ही आपको बताया गया कि इंटीग्रेशन इसमें होनी चाहिए। तो क्योंकि अब हम इंटीग्रेशन से वाकिफ़ हैं, तो इसलिए दोबारा हमने रिविजिट किया प्रोबेबिलिटी को, कि प्रोबेबिलिटी जो आपने पढ़ी थी असल में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में इंटीग्रेशंस थी जो हमने यूज़ करनी थी, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम इंटीग्रेशंस ही कर रहे थे, लेकिन हमें टेबल बना के दे दिए गए, किसी ने इंटीग्रेशंस परफॉर्म करके सारी की सारी एक टेबल बना दिया, तो हम बड़े मज़े से उस टेबल को यूज़ करके तो अपनी प्रोबेबिलिटीज़ लिख देते हैं। असल में तो वो जो एक वैल्यू भी आप जो टेबल यूज़ करके निकालते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी इंटीग्रेशन सॉल्व हुई है जो लोगों ने की है अपना टाइम और ज़िंदगियाँ डिवोट करके, ठीक है। तो ये डेफिनेटली इट्स अ बिग थिंग जो उन्होंने नेक्स्ट आने वाले लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर दी, कि अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की किसी को ज़रूरत पड़े तो वो टेबल देख ले, बजाय इसके कि वो सिम्पसन रूल या कुछ इससे भी अच्छे रूल यूज़ कर करके और अपनी इंटीग्रेशन निकालता रहे बार बार, तो कितना लंबा काम हो जाता है एक प्रोबेबिलिटी निकालना भी, अगर हमें इंटीग्रेशन खुद से करनी पड़ती, क्योंकि इंटीग्रेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो हमें अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रल्स निकालने पड़ने थे, तो अप्रॉक्सीमेशंस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। हमने टेबल का सहारा लिया और उसकी प्रॉपर्टीज़ निकाल ली। तो फिर इसके अलावा हमने और भी पीडीएफ डिफाइन किए कि यार अगर ये पीडीएफ है तो कैसे प्रॉपर्टी निकालेंगे, अगर हमें एक पीडीएफ गिवन है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पीडीएफ को यूज़ करके प्रॉपर्टीज़ निकालने में। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया कि अगर एक फंक्शन गिवन हो तो उसको प्रूफ कैसे करना है कि ये पीडीएफ है, तो उसके दो चीज़ें हैं कि उसको पॉजिटिव प्रूफ कर लें और फिर इंटीग्रल इंटरवल पे ऊपर लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। सेकेंडली ये कहा कि अगर कोई कांस्टेंट वगैरह पीडीएफ में जो गिवन नहीं है, आपको नोन नहीं है, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या दिया जाता है कि आप वैल्यू निकालें अपने कांस्टेंट की, सो दैट इट बिकम्स अ पीडीएफ। तो उसमें आप इंटीग्रल को 1 के इक्वल रख के सॉल्व करें तो k की वैल्यू मिल जाएगी आपको, k की वैल्यू डालें और ये भी देख लें कि क्या ये पॉजिटिव है इस k की वैल्यू के लिए कि नहीं, तो अगर पॉजिटिव है तो दिस इज़ अ पीडीएफ, ठीक है। तो ये हमने 2 एग्जांपल्स भी आज की, और उसके अलावा आपने पीडीएफ प्रोबेबिलिटीज़ निकालने भी सीखी कि इंटीग्रेशन किस तरह से यूज़ होती है। So today we covered section 19.5 about integral calculus and probability। इसके साथ ही हमने चैप्टर 19 भी ख़त्म कर दिया। Next time we will cover the topic separable and linear differential equation। हम चैप्टर 20 की तरफ अभी नहीं जा रहे, आपके कोर्स कंटेंट्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस थोड़ी सी और भी शामिल हैं। हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी थी लास्ट चैप्टर 18 में, 18.5 में आई गेस हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी थी, और आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। एनी इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हमने बहुत सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेट करें दोनों तरफ और y निकाल लें, ऐसे ही था ना। तो इसका जो सोल्यूशन था वो इंटीग्रल लिया हमने, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया था, और अगर कोई कंडीशन दी जाए तो हम इस कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एफ एक्स ही दिया जाए राइट साइड पे, ठीक है, आपको कुछ और भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको डी वाई बाई डी एक्स इधर है और राइट साइड पे दोनों फंक्शंस आ सकते हैं, एक्स भी और वाई भी, तो फिर क्या करेंगे, फिर तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करूं, इसमें तो दोनों वेरिएबल्स हैं एक्स भी और वाई भी। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें 2 तरह की इक्वेशंस होती हैं, एक सेपरेबल इक्वेशन होती है, ये सॉल्व की जा सकती है, और एक लीनियर इक्वेशन होती है जो कि सॉल्व की जा सकती है। तो इन 2 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि ये भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो इसलिए हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, ना कि जस्ट ये वाली फॉर्म बल्कि ये वाली फॉर्म भी, जिसमें 2 तरह की इक्वेशन होती हैं, सेपरेबल और लीनियर इक्वेशन। इन दोनों को हम सॉल्व करना सीखेंगे कि ये दोनों, पहले तो हम रिकग्नाइज करेंगे कि ये सेपरेबल इक्वेशन है या लीनियर है, पहले ये देखेंगे हम, फिर उसके बाद उनको सॉल्व कैसे करना है ये मेथड भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कवर करेंगे, जो कि आपकी बुक में से हट के थोड़ा सा टॉपिक है। उसके बाद हम दोबारा चैप्टर नंबर 20 की तरफ आ जाएंगे 1-2 लेक्चर्स के बाद, और दैट विल बी अवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। तो आप नेक्स्ट लेक्चर सुनने से पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को रिव्यू कर लें, जो हमने सेक्शन 18.5 पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि 18.5 में हम किस तरह से
डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, उसका सोल्यूशन क्या था, कैसे हमने इंटीग्रेट करके सॉल्यूशंस निकाले थे। अब थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशंस देखेंगे जिसमें एक सेपरेबल है और एक लीनियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ, लीनियर एंड सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा और हम गो ओवर करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।